बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीटीवी के लिए प्रोग्राम खरी बात में आज हम एक पाकिस्तान के ऐसे खरे इंसान से बात कर रहे हैं जिसने हमेशा खरी बात की है, जिसे कभी भी जहां अपने फ़ौज या हुकूमत के अहम ओहदों पर रह के, चाहे वो वज़ीर दाखिला रहे, सिंध के गवर्नर रहे, चीफ़ एग्जीक्यूटिव रहे, हमेशा सच की बात करते और खरी बात करते। उस खरी बात के लिए उनको बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी। एक उनके भाई का मर्डर भी हो गया, शहादत भी हुई और बहुत सारे ज़िंदगी में तलख़ तजर्बे देखे। दिल्ली में 5 जून को 1942 में पैदा हुए और उनकी उम्र अब अगर हम देखें तो सिर्फ 41 साल है। आप चाहें तो उसको डबल कर सकते हैं, 82 कह सकते हैं, मगर वो हमेशा जवान नज़र आते हैं और 41 से आगे नज़र नहीं आते। गोल्फ खेलते हैं और दोस्तों से प्यार करते हैं, एक अच्छे इंसान है। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि हमारे साथ आज मेहमान हैं जनरल मुहिउद्दीन हैदर, साबका सिंध के गवर्नर रहे, सिंध के चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी रहे और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान ताकतवर तरीन वज़ीर दाखिला भी रहे। जनरल साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आज खरी बात के लिए आपने वक्त दिया। दिल्ली में आप पैदा हुए, पाकिस्तान बनने से पहले 1942 में, फिर पाकिस्तान की तकसीम हुई, फिर उसको आप किस तरह देखते हैं? जी, आपके प्रोग्राम का नाम आपने बताया खरी बात है और आपने मेरे बारे में भी कहा खरी बात है। मेरे लिए खरी बात करना इसलिए आसान है कि मैं किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। अगर आप किसी सियासी पार्टी में होते हैं और उनकी किसी पॉलिसी से आपको इख्तलाफ भी हो, लेकिन आप उसके खिलाफ नहीं सकते। जो बॉस बोलता है पार्टी का वो लाइन आपको टो करनी पड़ती है। हम पर इस किस्म की कदर कोई नहीं है, हम आज़ाद आदमी हैं। लेकिन हमारी वो जनरेशन है जिसने पाकिस्तान को बनते हुए देखा और उसने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न भी देखा है। उसने पाकिस्तान को सद अफसोस टूटते हुए भी देखा है। बंगाल चला गया, अच्छा टाइम भी देखा है, ख़राब टाइम भी देखा है, सब रूलर्स को भी देखा है, सबके सिस्टम्स को भी देखा है। मेरी उम्र 5-6 साल की थी जब पार्टीशन हुआ है, तो 5-6 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बातें बहुत याद हैं। और मैंने वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब एक सिविल सर्वेंट थे और वहाँ पर एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी दिल्ली में रहे और उसके बाद डीसी ऑफिस में रहे। और फिर जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया तो उनको पहली पोस्टिंग मिली असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के नज़दीक। हम 7 भाई और 5 बहनें हैं। उस वक़्त जो थे हम 7 थे, 5 भाई 2 बहनें। मुझसे 4 बड़े भाई, वो जामे मिलिया एक वहाँ बहुत मशहूर बोर्डिंग हाउस है ओखले में, जमुना के किनारे, और उस वक़्त उसके प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो बाद में हिंदुस्तान के सदर बने। लेकिन मैं छोटा था तो मेरा उस बोर्डिंग में दाखिला नहीं हुआ, लेकिन हम जाते थे उनसे मिलने जुम्मे इतवार के दिन, छुट्टी के दिन। तो बात यह है कि जब ये पार्टीशन वाले साहब ने ऑप्ट किया यहाँ आने के लिए, तो हम दिल्ली में एक, आप कह सकते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली थी, मुतवस्सित ख़ानदान हमारा था। लेकिन 4 बड़े भाइयों को बोर्डिंग में पढ़ाना, 50 रुपये फ़ी का मेरे ख्याल उस ज़माने में खाने पीने फीस थी, 200 रुपये, उस ज़मीनों से भी आमदनी थी। और वो, लेकिन जब पाकिस्तान हम आए हैं मुजफ्फरगढ़ में तो हमारा स्टैंडर्ड गिर गया, हम लोअर मिडिल क्लास में चले गए। खाली वालिद साहब की तनख्वाह थी, कुछ हाँ, मतलब कि खाली जो है जितने बहन भाई हैं हम, तो एक वालिद साहब की तनख्वाह थी, मेरे ख्याल में 200-250 रुपये की, 200 रुपये होगी। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में वालिद साहब ने 1945 में एक छोटा सा घर भी बनाया था। हम पाकिस्तान पहुँचे हैं फरवरी 1948 में। और मेरे दादा मरहूम जो हैं वो हैदराबाद दक्कन में आराम कर रहे हैं और वो निज़ाम साहब की हुकूमत में चले गए थे। वो अव्वल तालुकदार के ओहदे तक पहुँचे जो कलेक्टर की पोस्ट है। 9 महीने हम रहे हैदराबाद दक्कन में। और दूसरे जो मेरे 2 भाई थे, वो एक राहतुल्लाह खान थे, डॉक्टर, PhD, मुश्किल लाइब्रेरी के भी इंचार्ज थे वो, उनके घर में छोटे थे 2 भाई।
उसके बाद हिंदुस्तान ने घेरा डाल दिया हैदराबाद दक्कन की रियासत के गिर्द, भाई मुसलमान रियासत है और ये हिंदुस्तान में अब तक आकर नहीं मिल रही है। और उन्होंने राशन पानी सब कुछ रोक दिया और वहाँ खाने पीने के लारे राशन की कमी तंगी पड़नी शुरू हुई और ख्याल था किसी भी ये हिंदुस्तान की पुलिस फौज हैदराबाद दक्कन पर चढ़ाई कर देगी। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी। वहाँ 9 महीने हम जो रहे तो मेरे 4 बड़े भाइयों ने वहाँ स्कूल में ही दाखिला ले लिया था हैदराबाद दक्कन के, मैंने नहीं। तो वहाँ से हम बैठे हैं ट्रेन में, बम्बई से हैं, मैं बम्बई पहुँचे, दक्कन से बम्बई, हैदराबाद दक्कन से बम्बई। हाँ, 4 दिन वहाँ रहे और एक शिप था बैरी जहाज जिसका नाम था PNS शाहजहां, उस पर सवार हुए। वालिद वाला साहब ने कैबिन का टिकट लिया, हम बहन भाई अरशे वाले जो सस्ता होता है उसमें बैठ गए, उसमें बैठ गए, समुद्र देखते हुए आए। पैसे कम होंगे या खर्चा कम करना चाहते होंगे। तो यहाँ आके उतरे तो यहाँ मेरे एक मामू थे जो सर्वे ऑफ इंडिया में मुलाजिम थे और यहाँ सर्वे पाकिस्तान में हमसे पहले आ चुके थे। और ये जमशेद रोड पे मार्टिन क्वार्टर्स हैं, मार्टिन क्वार्टर्स, 2-2 कमरों के 3-3 कमरों के क्वार्टर है, सहन था, बरामदा था। लेकिन उनके अपने 3-4-5 आदमी मामू के और 9 आदमी हम फिर पहुंच गए। फिर दबाव आ गया, एक ही बाथरूम और छोटा सा घर, कोई सहन में सो रहा है तो कोई बरामदे में सो रहा है। लेकिन हम खाली चंद दिन ही यहाँ रहे, 4-5 दिन। वालिद साहब का हाथ में तकर्रुरनामा मुजफ्फराबाद का था, ट्रेन में बैठ के मुजफ्फराबाद पहुँच गए। तो वहाँ चूँकि पाकिस्तान को बने हुए साल से ऊपर हो चुका था, होने वाला था, तो घर वर जो थे छोड़ के गए थे हिंदू और सिख, वो तो फिर कब्जे में चले गए थे, लोगों ने ऑक्युपाई कर लिए थे। तो हमको जगह मिली, वहाँ एक आर्य समाज मंदिर था, आर्य समाज मंदिर, उसका जो पुरोहित था, प्रीस्ट, उसका जो घर था उसने कहा फिलहाल यहाँ पर रह लें, तो हम वहाँ रहे हैं। तो उसके कुछ अर्से बाद वालिद साहब की पोस्टिंग हो गई कैमलपुर अटक में, अटक DC ऑफिस, वहाँ हम चले गए। ये बात गालबन 1949 की है, 49 की, पाकिस्तान बनने के 1.5-2 साल बाद। वहाँ मैंने गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में दाखिला मेरा हुआ। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। तो चूँकि मैं घर पे पढ़ता रहा था तालीक से और मुझे किताबें कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था उर्दू की दूसरी, तो टेस्ट में उन्होंने कहा जी कि मैं 49 में मेरी उम्र 7 साल हो चुकी थी, मुझे 4th क्लास में डायरेक्ट दाखिला मिला है। टाट वाला स्कूल था, कोई बाथरूम नहीं था, कुछ नहीं था उस वक्त नहीं था, मित्तल कमेटी का स्कूल था गवर्नमेंट का। और बाद में एक साहब थे जो DGI से बने, जावेद अशरफ काजी, वो मेरे टाट में मेरे साथ क्लास फेलो थे 4वीं-5वीं जमात में। वहाँ 2-3 साल स्कूल में गुजारे और वहाँ से साथ ही हाई स्कूल था, वहाँ फिर 6ठी-7वीं में हम वहाँ चले गए। सारे भाई पढ़ रहे थे, 1-1, 2-2 साल का फ़र्क था उम्रों में। तो उस भाई की पुरानी किताबें हमें पकड़ा देते थे, उसकी किताब छोटे वाले को पकड़ा देते थे, चल जाता था। ये हिसाब किताब कपड़ों का था, मासी भाई ईद वीद के कोई नया जोड़ा नहीं बनता था, उसी जोड़े से काम चलाते थे हैं। और सादगी से भी रहती थी, कितने जोड़ा भी ले ले, और सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। खाने पीने में उस लिहाज से पैदल चल के स्कूल जाते थे। तो इस किस्म का सादा माहौल था वहाँ पर कैमलपुर अटक में। और जब वहाँ गए हाई स्कूल में, जो साथ ही था उसके, इधर प्राइमरी स्कूल है, इधर हाई स्कूल है, इधर कॉलेज है कैमलपुर में, तो 7वीं-8वीं में डेस्क मिल गए जनाब, उस पर बैठने का मौका मिला। और खुशी हासिल हुई होगी, ज़्यादा खुशी हुई कि भाई इसमें हाई स्कूल में आ गए। तो वहाँ पर हम पढ़ रहे थे, पढ़ाई में मैं दरमियाना था, शरारतों में ज़्यादा, पढ़ाई में कम दिमाग था। क्या वजह थी शरारतों की? आदत इंसान की फितरत होती है। और दूसरी बात यह है कि मुझे चूँकि किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, परियों की, जिनों की, सारी कहानियाँ जो भी हो, मैं नौनाल, रिसाला, खिलौना उस ज़माने में मशहूर था, वो सब मैं पढ़ता था। हाई स्कूल में आधी छुट्टी जो होती है, रेसेस पीरियड आधे पौने घंटे का, उसमें हमारा जो PT मास्टर था वो एक फ़ुटबॉल हमें दे देता था। तो हम वो बच्चे, एक वहाँ ग्राउंड था, उसमें उस फुटबॉल के पीछे चीखते चिल्लाते दौड़ते रहते थे आधा घंटा खेलने के लिए, मिट्टी उड़ती रहती थी। तो इस तरह एक दिन वहाँ खेल रहे थे तो किसी ने आकर कहा कि हेडमास्टर साहब के घर के बाहर फौजी आए हुए हैं।
मेरे कान में भी ये बात पड़ गई, तो हमने फुटबॉल छोड़ी और हेडमास्टर साहब के दफ्तर के बाहर चले गए। देखा तो वहाँ वो जो खड़े हैं वर्दी में लोग, वो फ़ौज के नहीं हैं बल्कि एयरफोर्स के हैं। एयरफोर्स के लोग। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ आए हैं पूछने के लिए कि हम पब्लिक स्कूल खोल रहे हैं 2 पाकिस्तान एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के नीचे, एक सरगोदा में होगा और एक लोटोपा मरी में होगा। तो अगर आपकी दिलचस्पी है तो अपना नाम रजिस्टर करा दें, पता लिखवा दें। मैंने वालिदैन किसी से पूछे बगैर अपना नाम लिखवा दिया और घर का पता लिखा दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ से ख़त आ गया कि आप रिटन टेस्ट में अपीयर हों। फिर मेडिकल हुआ, फिर वालिद साहब को पता चल गया, वही फिर मुझे लेके रावलपिंडी एयरफोर्स के भर्ती दफ्तर गए। वहाँ पर जाने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। एक टाट के स्कूल से उठकर, इससे उठकर एक ऐसे माहौल में चले गए जहाँ किताबें जो हैं वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की हैं, अंग्रेज़ टीचर हैं। हमको एयरफोर्स के जो जवान होता है ना, उसको एयरमैन कहते हैं, सिपाही होता है वो वर्दी हमें अलॉट हुई। 12 साल की उम्र में, मतलब जब मुझे ख़त आया कि आपकी सिलेक्शन हो गई और आप मार्च में 1954 में रिपोर्ट करें लोटोपा, तो साथ ही ख़त लिखा कि यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ी है, बहुत सख्त सर्दी है, गर्म कपड़े लेकर आएँ, बहुत यहाँ पर हालात ऐसे हैं। और साथ में उन्होंने लिखा कि आपने अपने साथ पीटी शूज़ ख़रीद कर लाने हैं और कोई तौलिया लाना है, तो फलाना सामान लाना है। एक छोटी सी लिस्ट थी, छोटी ज़रूरत की चीज़ें, हाँ वो लानी है ज़रूरी। तो वो चीज़ें जो है फिर वो मेरे वाले साहब ने बड़े भाई को पैसे दिए, वो बाज़ार से ये चीज़ें ख़रीद कर ले आए। तो जाके रखी तो सारे बहन भाई बड़े खुश हो रहे थे, देख रहे थे कि ये चीज़ तौलिया है, साबुन की चाकी आई है, 6 आने की चाकी आई थी साबुन की टिकिया। तो पाकिस्तान के साबुन होगा लगभग 8 आने का था, वो 6 आने वाला। उसको सूंघ कर सब खुश हो रहे हैं कि भाई देखो कितने चीज़ें आ गई है। तो वो एक लकड़ी का ट्रक था लोहे का, उसका छोटा, उसमें सब सामान रख के उन्होंने कहा कि इनको हम, अब गर्म कपड़ों की बात आई तो मेरे पास तो कोई गर्म कपड़े थे नहीं ख़ास। बड़े भाई का स्वेटर छोटा हुआ तो पहन लिया, इस किस्म के हिसाब तक कोट में घर में था ही नहीं। तो वालिद साहब फिर एक लंडे बाज़ार की दुकान पे ले गए कैमलपुर में। मेरी दुकान याद है, अब भी रेलवे की रोड पर थी। 5 रुपए का उन्होंने मुझे कोट ख़रीद कर दिया ग्रे रंग का, और 2-2.5 रुपये की पतलून ख़रीद कर दी। पैंट मिल गई आपको? पैंट भी मिल गई, कोट भी मिल गया, कोट भी मिल गया। और वालिद साहब ने 1 रुपया मुझे दिया। वो लोहे वाला नहीं होता, सिक्का होता था ज़माने में, नोट नहीं होता था, वो मैंने जेब में डाल लिया। और सुबह का वक्त था, जो ट्रेन जाती थी कैमलपुर से पिंडी, उस वक्त टांगा नहीं मिल रहा था। सुबह थी तो मेरे भाई ने वो कंधे पे, बड़े भाई ने रखा संदूक और एक शॉर्टकट मार के रेलवे स्टेशन पे मुझे पहुँचा के ट्रेन में बिठा दिए टिकट देकर। कोई पिंडी विंडी छोड़ने नहीं गया मुझे। 12 साल की उम्र थी मेरी, छोटी है, 12 ईयर्स। उन्होंने कहा जब जाएंगे पिंडी स्टेशन पर तो वहाँ स्कूल की गाड़ी और स्टाफ मौजूद होगा, स्कूल की बस भी होगी जो आपको वहाँ से ले जाएगी पिंडी से आगे। तो पिंडी के प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएंगे आपको लोग ये। तो 12 साल की उम्र में वो 1 रुपया अपनी जेब में डाल के मैं घर से बाहर एक लंबे सफ़र पर निकला। लंबा सफ़र इसलिए था कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कितने भी माशी मसाइल हो, कितनी भी गुर्बत हो, मगर अपने ईमानदारी के साथ, अपने जज्बे के साथ और ये तहीन कर ले कि मुझे कुछ करना है तो कर गुजरता है। यही नाम अगर आप देखेंगे, और ये तजुर्बा सारा शेयर करके बताने का मकसद भी है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पे मज़ीद मोहिउद्दीन हैदर साहब से बात करते हैं बस छोटी सी ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम खरी बात में ब्रेक के से पहले मोहिउद्दीन हैदर साहब जो सिंध के गवर्नर भी रहे, वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे, उनसे खरी बातों में उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे तलख तजर्बे शेयर हो रहे थे। मोहिउद्दीन साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें अपनी ज़िंदगी के तलख तजर्बे शेयर कर रहे थे अपनी तालीम के हवाले से। तो 22 साल की उम्र में आप फ़ौज में आते हैं, तो ये सफ़र फ़ौज में कैसे आना हुआ? अभी बताते हैं। देखिए बात यह है अभी भुट्टो साहब, आपने कहा तलख और कड़वी और मुश्किल ज़िंदगी, कोई मुश्किल ज़िंदगी नहीं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई एहसास नहीं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई या एहसास महरूमी हो कि हम 2 भाई एक बिस्तर में सोते थे, लिहाफ नहीं होता था, या कपड़े पुराने मिलते थे, किताबें पुरानी कोई एहसास महरूमी नहीं होती थी पीछे मुड़ के देखते हैं तो दूसरी बात यह है कि जब मैट्रिक मैंने कर लिया वहाँ से, तो उस ज़माने में मैट्रिक के बाद आप एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते थे, एयरफोर्स में कर सकते थे, जीडी पायलट के लिए। हम चले गए इम्तहान में, रिटन टेस्ट में सब पास कर लिया। जब मेडिकल में गए तो उन्होंने वो टूटी लगा कर बोला कि आपके हार्ट में तो मरमर है। उस ज़माने में 2 बातें निकाल देते थे कि हार्ट में मरमर है, समझ नहीं आती मरमर क्या है, और दूसरे बोलते हैं आँख में ट्रकोमा है। इसका मतलब यह है कि फिर आपका मतलब। खैर बाद में मैं एक और डॉक्टर को भी दिखाया सिविल में, वो भी पुराने एयरफोर्स के रिटायर्ड था। उन्होंने कहा मुझे तो कोई मरमर नज़र नहीं आ रही, ना सुनाई दे रही है। इसी मरमर के साथ फ़ौज में जब ज्वाइन किया, कौन सा पाकिस्तान का पहाड़ है जो नहीं चढ़े, कौन सा दरिया जो क्रॉस नहीं किया, एयरफोर्स वालों ने आपको जानबूझ के भगा भी दिया, कौन सी सख्त जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजारी। 9 मील की दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, 2 मील की दौड़ में, 1 माइल में 100 मील चलने का भी वो कभी दिल ने तकलीफ आज तक नहीं दी। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है एयरफोर्स में ना जाने का, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अल्लाह ने यहाँ सब कुछ लिखा होता। और मेरी एक बहुत ज़बरदस्त पलटन में फर्स्ट फ्रंटियर फोर्स में पोस्टिंग हो गई, और ये शायद लोगों को मालूम ना हो कि ये पलटन जो है ये 1843 में सिंध में रेज हुई थी, सिंध में हुई थी, लाड़काने के पास, एक जगह रख, वहाँ पर इसका रेजिंग ऑर्डर था। और रेजिंग ऑर्डर किसने साइन किया? जिसने सिंध को फतह किया। लाड़काने का कौन सा इलाका कह रहे हैं? रख नाम RAKH पर कोई छोटा गाँव में होगा, कोई जगह कैंप होगा फौजी, लाड़काने के पास। आगे रुख शहर तो है एक, शिकारपुर लाड़काने के बीच में। वही ना हो, मैं अंग्रेजी में तो पेश नहीं होता ना, ऐसा हो सकता है। तो वो सर चार्ल्स नेपियर, द कॉन्करर ऑफ सिंध, उसने हमारा रेजिंग ऑर्डर साइन किया था। तो हमारी पलटन 1843 में रेज हुई। फ़ौज में हम समझते हैं पढ़ाई नहीं, फ़ौज में सारी उम्र पढ़ाई और मेहनत है। तो मैंने एज ए कैप्टन हिस्सा लिया है 65 वॉर में, खेमखरन में। तो पहला अटैक खेमखरन का गया था, उसका मैं हिस्सा था, और 12 तारीख सितंबर तक वहाँ रहे हम। फिर पता चला चविंडा और सियालकोट के मार्च पे बहुत दबाव है, तो हमारे ब्रिगेड को ऑर्डर मिला कि आप खेमखरन दूसरे के हवाले कर। 65 की जंग की बात कर रहे हैं? हाँ 65 की। आप पहुँचे चविंडा, तो वहाँ पर हम चले गए, और जब जंग ख़त्म हुई तो हम फिर वहीं पर थे। और जब तक मुज़ाकरात इंडिया पाकिस्तान के विड्रॉल के नहीं हुए सीज़ फायर के बाद, तो 1.5-2 साल हम वहीं पर पड़े रहे, डस्का के पास एक गांव में। तो हमारा बहुत टाइम जो है इस तरह फील्ड में गुजरा है। सर 65 और 71 की जंगें दोनों हुई, हमने क्या खोया क्या पाया है? जंगों से नुकसान तो हमेशा होता है, मगर हासिल क्या किया हमने दोनों जंगों से? देखिए 65 की जंग है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का एक हाई पॉइंट है, क्योंकि कौम मुत्तहिद हो गई। चोरों डाकुओं ने चोरी डाके बंद कर दिए, दुकानदारों ने कीमतें, चोर डाकू हमारे पास शुरू से चले आ रहे हैं, सब जगह है। पंजाब में भी रस्सागीर मवेशी खोलते हैं, कभी ये करते हैं, डाके मारते हैं, वो रुक गए। लोगों ने चीज़ों की कीमतें कम कर दी, लोगों ने चंदे देने शुरू कर दिए, फ़ौज के टैंक खरीदो तो गन खरीदो। लोगों ने खून देना शुरू कर दिया कि जो ज़ख्मी होकर आ रहे हैं, लंबी लाइनें लग गई अस्पतालों के बाहर, और बहुत सारे लोग पहुंच गए मार्च के हमको भी मौका दें, कोई मदद करने का। कौम तो हमेशा फ़ौज के साथ खड़ी है। मेरा मकसद था कि अभी क्या खोया क्या? देखिए उस वक़्त मतलब मेरा कहने का ये है, एक डॉन में फ़ोटो निकली थी, मुझे याद है कि मौलाना मौदूदी और ये तमाम लोग जो थे ना, जो हमारी अपोजिशन में थे, मुखालिफ रहे, अयूब के बहुत ख़िलाफ़ थे,
वो सारे के सारे अयूब खान के पास पहुंच गए। उसने कहा हमारे इस वक्त कोई झगड़ा नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, बस अपने मजबूती से अपना काम करें। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि पाकिस्तानी कौम एक कायद साहब की बलबला अंगेज़ क़यादत में जब आज़ाद हुई थी, बड़ी खुशी थी, खुश थी पूरी कौम। और 65 की जंग में भी एक बहुत बड़ी फ़ौज को हमने रोके रखा और कुछ इलाके उनके कैप्चर किए। तो वो भी पाकिस्तान के लोगों को इस बात पे फ़ख्र था और पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद हो गई थी। फिर कौम होते थी। जनरल यहिया के रवैये को किस तरह देखें कि वो अपनी याशियों भी लगा रहा, शराब के नशे में, औरतें और बहुत सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर जनरल रानी से लेके बहुत सारे लगते रहे, इसी दौरान वो टाइम नहीं दे रहा था, क्या वजह थी उसकी? उस पर भी आते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक अच्छा हाई पॉइंट आया था जब जंग ख़त्म हुई है। हमारे पास हिंदुस्तान का ज़्यादा इलाका हमारे कब्ज़े में था, हमारे पास ज़्यादा जंगी कैदी थे, हमने उनके ज़्यादा हवाई जहाज़ गिराए थे। तो इस लिहाज से एक छोटी फ़ौज ने एक बहुत बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी थी। तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, बहादुर फ़ौज है हमारी, कौम के लिए एजाज़ की बात है। फ़ौज बहुत वेल ट्रेंड थी। 71 की तरफ आते हैं। 71 क्यों हुआ? सीधे सादे अल्फाज में याह्या खान एक बहुत फेयर इलेक्शन 1970 में कराता है और उसमें अवामी लीग जो है वो माँ सिवाय 1 या 2 सीटों के सारी सीटें जीत लेती है वहाँ की। और यहाँ पर जो है पीपल पार्टी 2 सूबों के अंदर मकसद हासिल करती है, उनकी सीटें कम हैं। और चूँकि 1 मैन 1 वोट पहली दफ़ा जो है पैरिटी का असूल तोड़कर याह्या खान ने किया था, तो बंगालियों के पास ज़्यादा सीटें थीं, उनका वज़ीर आज़म बनना था। लेकिन हम बनना देना चाहते थे या नहीं? भुट्टो साहब और याह्या खान और ये लोग इसके हक़ में नहीं थे। उन्होंने कहा ये अब तो सारी उम्र पर ये इनकी ज़्यादा नफरी है और ज़्यादा आबादी है और ज़्यादा सीटें होंगी। तो वो उनको पावर ट्रांसफ़र करने में लैतुल्लाह से काम ले रहे थे या नहीं ट्रांसफ़र करना चाहते थे उसको, जिससे वह झगड़े शुरू हो गए। हिंदुस्तान ने फ़ायदा उठाया। इसमें किसकी आप साजिश समझते हैं, भुट्टो की या किसी और की, या सारे इदारों की मिलके? अदारों की नहीं, याह्या खान, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, कुछ हद तक शेख मुजीब और इंदिरा गांधी, इन सब की मुश्तरका साजिश कह रहे हैं। इंदिरा गांधी अगर पाकिस्तान पे हमला ना करती, तो उसने हमला किया, अगर हमला ना करती तो पाकिस्तानी फ़ौज ने शोरश पर काबू पा लिया था। कोई आपस में बैठ के उनके पॉइंट्स मानते हुए कुछ हल निकाल लेते, शायद कॉन्फेडरेशन का या किसी चीज़ का। कहीं ऐसा भी नहीं था कि पंजाब भी नहीं चाहता हो या बाकी सूबे कि जी हम बंगाल को माने, या इस तरह की बंगाल की तरफ से अक्सर इल्ज़ाम लगे रहे कि जी हमें माना नहीं जाता था, हमें हुकूक नहीं मिलते थे? इसको आप किस तरह देखते थे? ठीक है, वो तो बंगाली हमेशा से ये कहते थे कि हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलते, हमें कॉलोनी समझा जाता है। लेकिन मतलब कि यह है कि जब वहाँ उनकी मेजॉरिटी थी तो भुट्टो साहब ने कहा कि पंजाब और सिंध जो है ये पाकिस्तान की ताकत का महवर हैं, तो मैंने इन दोनों सूबों में इलेक्शन जीता है तो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो एक वक्त में मेरे ख्याल में उन्होंने ये भी कहा कि 2 प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो इस किस्म की बातें थीं। और याह्या खान ने जो असम्बली का सेशन कैंसिल किया और फिर वो अनफॉर्चुनेटली फ़ौजी एक्शन हुआ, उससे बहुत नुकसान हुआ। हिंदुस्तान को मौका मिल गया इंटरवेंशन का और हमने अपने मुल्क का आधा हिस्सा गंवा दिया। तो कोई शक की बात नहीं, हमने बंगालियों को उनके हकूक़ नहीं दिए, उनके साथ इंसाफ नहीं किया, जिसकी वजह से जिसका नतीजा ये निकला। और बाकी समझते हैं कि बाकी सूबों के साथ, छोटे सूबों के साथ अभी भी इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं कि जी हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें हुकूक नहीं मिलते। अभी तक भी बलूचिस्तान सिंध से ये आवाज़ें चलती आ रही हैं कि बाकी ऐसा कुछ है। देखिए, हमको ये सबक सीखना चाहिए था। सबक तो सीखना चाहिए बग़ैर अपना नुकसान किए हुए, लेकिन हमने अपने आधे मुल्क का नुकसान कर दिया। एक इतनी बड़ी ट्रेजडी हो गई, इतना बड़ा अफसोसनाक सानिया हो गया। उसके बाद भी हम सबक नहीं सीख रहे हैं कि जो वोट ले रहे हैं तो उसको उसकी पावर नहीं दे रहे हैं, या बलूचिस्तान बोलता है हमको अपने हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, उनको एहसास महरूमियत है छोटे सूबों को, KPK को।
तो ये हमको सबक सीख लेना चाहिए हमारे लीडर्स को। 1996 से 1997 तक के कोर कमांडर लाहौर रहे और उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और नवाज शरीफ के साथ आपके किस तरह के अच्छे मरासिम थे कि और क्या रहे, और नवाज शरीफ और आपके जो ताल्लुकात किस तरह रहे उस दौरान में, क्या कहेंगे आप उसको? 1960 में जो सफ़र शुरू हुआ था मिलिट्री अकेडमी से, वो 1997 मार्च में जाकर 37 साल के बाद, 2 जंगें लड़ने के बाद, पाकिस्तान की खिदमत करने के बाद ख़त्म हो गया। मैं 95 एंड से 97 तक लाहौर में कोर कमांडर था। मेरी लास्ट असाइनमेंट थी, और वही जिना हाउस जिस पर हमला हो गया उसी में रहता था, जिसको जलाया गया। हाँ, मैं आप उसकी यादें भी शामिल हैं? यादें शामिल है, सब उसके नक्शा पहचानता हूँ जहाँ हम रहे। तो बच्चे वहीं पैदा हुए आपके तकरीबन? बच्चे वगैरह वहीं पैदा हुए? नहीं जी, नहीं। पहले एक बच्चा जो है कोयटा में पोस्टिंग थी स्टाफ कॉलेज का, वहाँ पैदा हो गया। दूसरा मैं सियालकोट में तक कहाँ था, तो वो बीवी को कराची भेज दिए, यहाँ पैदा हो गया। एक तीसरी मेरी बेटी है, तीसरी वो मोगडिशु सोमालिया में मेरी 3 साल पोस्टिंग रही है एज हेड ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री कंटिजेंट कमांडर, वो मोगडिशु में पैदा हुई है। तो जगह जगह फिरते रहे सारी उम्र, घूमते हुए इस तरह बच्चे भी पैदा हो गए। 3 बेटे? 2 बेटे, 1 बेटी। 1 बेटी, 3 बच्चे टोटल। अच्छा, हाँ। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 97 में रिटायर हो रहे थे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे इन द मीन वाइल एम्बेसडरशिप ऑफर हुई, लेकिन मैंने कबूल नहीं की, फ़ौज वालों ने की जब रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद अचानक जो है मुझे टेलीफोन आता है मेरे चीफ से, ज़माने जाई करामत, रात को 11 बजे, कहने लगे भाई आपके नाम पर फैसला हुआ कि आप सिंध के गवर्नर बनेंगे। और ये फैसला लगारी साहब प्रेसिडेंट ने, नवाज शरीफ ने किया है, और अल्ताफ़ हुसैन से भी उन्होंने मशवरा करके आपके नाम पर सब मुत्तफिक हुए हैं। तो कहने लगे अगर आपको ये कबूल है तो फिर आप DGISI को बता दें, और कल ही आपकी मीटिंग है नवाज शरीफ से, और आपका दोपहर का खाना सदर लगारी के पास है। तो मैंने जहीं करामा साहब से कहा, मैं कहा सर आपके ख्याल से सिंध के हालात तो बहुत ख़राब हैं, कराची के, सिंध के, आपके ख्याल से मैं ये ज़िम्मेदारी जो है ये संभाल सकूँगा? उसने कहा कि उनके अल्फाज थे, दिस इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ये कोई जो है गुलाब के फूलों का बिस्तर नहीं है, लेकिन ये फ़ैसला आपका है कि आप कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन पहुँचें। मैं कहा जी मेरी नौकरी तो 26 मार्च तक है, ये 24 मार्च तक है। उन्होंने कहा नो 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 नो, आप फ़ौरन जाएँ। और उन्होंने मेरे 11-12 मार्च का ऑर्डर निकाल दिया गवर्नरी का। मैंने जहीं करामा साहब को टेलीफोन किया कि सर 37 साल फ़ौज में गुजारे हैं, 2 जंगें लड़ी हैं। जब फ़ौज से आदमी रिटायर होता है, वर्दी उतारता है, तो एक प्रोटोकॉल है कि आपकी जो फॉर्मेशंस होती हैं आप उनको विज़िट करते हैं, आप चीफ मिनिस्टर पे कॉल करते हैं, आप दरबार करते हैं जवानों के साथ, खुदा हाफ़िज़ करने के लिए। रिटायरमेंट का ये तरीका है। एक डिनर होता है आपका, फेयरवेल डिनर होता है, बड़ा खाना होता है। तो किस तरह मैं 37 साल बाद अब मैं छोड़ के सब चलता बनूँ, मुझे तो कोई अच्छा नहीं लग रहा। फिर शायद आपको मिसाल दी गई हो कि पहले भी सिंध में 2 गवर्नर रहमान गुल और SM अब्बासी रह चुके हैं। नहीं, मैं तो गवर्नर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 24 के बजाय मुझे 12 को रिटायर करके बोलते हैं अभी छोड़ के चले जाओ। मैंने कहा जी 10-12 दिन है ना, मैं ये काम कर लूँ, कुछ लोगों के साथ बड़े खाने करके इनको तकरीर मकरीर कर लो, खुदा हाफिज़ कह लूँ, फ़ौज का तरीका होता है। नवाज शरीफ साहब ने 1 दिन की एक्सटेंशन दी कि 11 मार्च से 12 मार्च कर लो। बस 1 दिन में हमारी फ़ौज ने सारा काम जो मैंने बताया था, 10 डिवीज़न पर कॉल, 11 डिवीज़न पर कॉल, आर्मर ब्रिगेड पे कॉल, चीफ मिनिस्टर पे कॉल, चीफ मिनिस्टर जस्टिस पे कॉल, दरबार, मेरा खाना, मेरा डाइनिंग आउट, डिनर, फ़ौज ग्रेट अदारा है। 1 दिन में सारा काम मैनेज हो गया। हाँ, और फिर मैं यहाँ गया, यहाँ हलफ उठा लिया और बिस्मिल्लाह पड़े काम शुरू हो गए। हुकूमत हो रही तो उसमें किस तरह के मसाइल रहे? लियाकत जत्तई की हुकूमत किस तरह कमज़ोर, और किसने कमज़ोर की? लियाकत जत्तई एक अच्छे इंसान भी थे और रिलायबल सियासतदान भी थे, तो क्या वजह थी आपके गवर्नर होते हुए लियाकत जत्तई की हुकूमत कमज़ोर पड़ गई? देखिए, तो वजह क्या थी? बात यह है कि जो गवर्नर होता है ना, जबकि चीफ मिनिस्टर मौजूद हो और वो खाली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर हो, उसके पास कोई पावर्स नहीं होती खास, सारा काम चीफ मिनिस्टर का ही होता है, सारे फैसले उसी के होते हैं। गवर्नर के पास तो ये
यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, स्काउट्स है, ज़कात है, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो सारा काम वही चलाते थे। मसला उनका यह था कि एमक्यूएम उनके साथ जो थी वो बड़ी सख्त शराइत रखती थी हर वक्त। एक दिन लियाकत जतोई साहब मेरे पास आ गए। मैं कहा लियाकत जतोई साहब, आपने बहुत सारे SHOs की पोस्टें निकाली है, लेकिन मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि इनमें से कुछ SHOs जो हैं वो कुछ सही किस्म का उनका रिकॉर्ड नहीं है और शोहरत उनकी अच्छी नहीं है, तो आपने क्यों कर दिया ये? कह लगे मेरे पास तो 96 थाने जो हैं कराची के, उस सब के SHOs की लिस्ट लेकर आए थे एमक्यूएम वाले कि इनको लगाओ। तो मैंने तो खाली 40 लगाए। मतलब वो प्रेशर में रहते थे उनके, अगर वो नहीं उनकी बात सुनेंगे तो वो कोलेशन है, वो हुकूमत से हाथ खेट लेंगे। आप भी एमक्यूएम के प्रेशर में आते थे? लियाकत जतोई साहब की हुकूमत फिर गिर जाती। देखिए मैं तो क्या प्रेशर में आऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो फैसले नहीं थे, फैसले चीफ मिनिस्टर के पास थे। जब कैबिनेट ख़त्म हो गई, असम्बली बर्खास्त हो गई, गवर्नर रूल लग गया, सब पावर मुझे मिल गई, फिर मैं करता धरता हो गया, फिर मैं जिम्मेदार था सब चीज़ों का, फिर मुझ पर ही प्रेशर डालते थे वो। लेकिन हमारी कोशिश होती प्रेशर कबूल ना किया। कि एमक्यूएम ज़ियालत के दौर में बनी और एक सिस्टमिक बनी और एक अच्छी तंजीम थी उर्दू बोलने वालों की, तो इस तरफ कैसे बाहर हुई? देखिए, मैंने सिंध में बहुत नौकरी की है, मैं हैदराबाद में भी रहा हूँ, ये सारा इलाका मीरपुर ख़ास बात बॉर्डर छोर मोड़ सब देखा हुआ है। करनैली में मैं लाड़काना जैकाबाद शिकारपुर का सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ। मैं सक्खर में अमाडी मूवमेंट के दौरान भी मौजूद था। तो मुझे सिंध का एक्सपीरियंस है, यहाँ के हालात का, यहाँ के लोगों का। अच्छा, बात यह है कि जब मैं हैदराबाद में था, मैं सोमालिया से आया था, 3 साल वहाँ लगा कर, वहाँ पर मेरी पलटन थी, वहाँ आया मैं। तो वहाँ मेरी जिम्मेदारी थी ASMLA कोटरी जामशोरो नूरियाबाद तक और स्टूडेंट एंड लेबर अफेयर्स। ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सईद काजी साहब ने मेरे हवाले, हमारी पलटन के हवाले की, वो थे मेरे ज़िम्मे पे आ गई है। मैं मार्शल की ड्यूटी से खुश नहीं होता, तो मैंने कहा सर ये पलटन काफ़ी अर्से से अपनी खानोट में पड़ी है, कोटरी में पड़ी है, यहाँ पड़ी है, कुछ ट्रेनिंग हमारी ख़राब हो गई। के दौर में बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई, जायज़ नाजायज़, अभी आते हैं, कभी आपने कोई आवाज़ उठाई? उस पर आते हैं। आपने पूछा एमक्यूएम को, पहले सवाल का जवाब दे दूँ। एमक्यूएम इसलिए बनी कि नाइंसाफ़ी थी, उर्दू दाखिले नहीं मिलते थे। उसने कहा अच्छा हमें दाखिले नहीं देने देते, हमें मारते हैं, हम भी इनको मारेंगे। शुरू हो गया तशद्दुद। पहले क्या थी, ये कोई सियासी तंजीम तो नहीं थी, APIMS वो थी ना, ऑल पाकिस्तान महाजूर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट से शुरू हुआ है, यूथ से, ये स्टूडेंट से। और आजकल जो दोबारा से उठ रहा है अखबारों में कि ये डोमिसाइल तब्दील हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों का हक मारा जा रहा है, यहाँ पर तमाम इंटर एसेंशियल लाकर पोस्टिंग्स हो रही हैं, यहाँ पर दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, ये फिर एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लसानियत की बुनियादों पे जो खतरनाक, मतलब इंसाफ करना चाहिए, सबके साथ इंसाफ करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मेरिट पे चलना चाहिए। मेरिट तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर झगड़ा होगा। तो मतलब ये कि मैं नजूमी नहीं हूँ, ये तो दुनिया का असूल है, हालात सबके लिए ख़राब होंगे। इंसाफ होगा तो खुशहाली आएगी, सब उससे फ़ायदा उठाएंगे। बेसिक ये है सिलसिला। इन चीज़ों पे बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेना पड़ेगा। जनाब मोइनुद्दीन हैदर के साथ इंसाफ़ी जो होती रही, इंसाफ जनाब मोइनुद्दीन हैदर के साथ मुख्तलिफ नाइंसाफ़ियों से लेके लसानियत और लसानी झगड़ों के हवाले से बहुत सारी अहम बातें खुल के खरी बात में हुई हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद बहुत सारी जनाब मोइनुद्दीन हैदर के साथ गवर्नर के दौरान और वफा के वज़ीर दाखिला के वक्त के दौरान उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उस पर बात करते हैं। छोटी सी वक्फे के बाद फिर हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम खरी बात में जनाब मोइनुद्दीन हैदर के साथ बड़ी खरी बातें हो रही हैं और ब्रेक के बाद सिंध की हालात पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमायतों के हवाले से बड़ी अहम बातें हुई हैं। अभी हम जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब से पूछें कि सर आप जब सिंध में गवर्नर थे, नवाज शरीफ की हुकूमत थी,
परवेज़ मुशर्रफ एक ताकतवर थे, आर्मी चीफ भी थे। तो परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो तनाज़ा हुआ, झगड़ा हुआ, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह तो ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का ख्याल था कि वो उनको कमज़ोर करना चाहते हैं और उनके पास एक मंसूबा है कि उनको आर्मी चीफ से हटाकर वो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ लगाना चाहते हैं, जो कि इतना पावरफुल ओहदा नहीं है एज़ कम्पेयर टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये उनको खौफ था और उन्होंने इस मकसद के लिए वो चेयरमैन का ओहदा जब खाली हुआ उसको भरते नहीं थे और लोग ये खबरें थी कि उनको वहाँ भेजा जाएगा। तो ये तो उनके दिमाग में था शक। और नवाज शरीफ साहब के समझ इधर वो चाहते हैं कि तमाम अदारे उनके ताबे रहें, सारे उनको पर्सनल लॉयल्टी दें। नवाज शरीफ की क्या सोच में कोई डिक्टेटरशिप था? हाँ, मतलब सेक्रेटरी से जाता। आपने कोर कमांडर लाहौर भी उनके साथ काम किया, फिर गवर्नर सिंध भी उनके साथ काम किया, तो किस तरह नफ्सियात समझते हैं उनकी? ये जाहिर है कि वो पर्सनल लॉयल्टी चाहते हैं, पर्सनल अदारों के साथ लॉयल्टी, पर्सनल लॉयल्टी चाहते हैं कि उनके साथ जो पर्सनल लॉयल है तो वो उनके साथ फिर वो ज़्यादा एलिवेशन मिलती है, उसको वो मिलता है। और वो चाहते हैं सारे अदारे उनके बिल्कुल ताबे रहें, हालांकि सब अदारों का अपना अपना रोल है। तो ये खौफ था उनके दिल में, लेकिन उनको बुला के बताया गया कि आप जो है फ़िक्र नहीं करें, आप आर्मी चीफ रहेंगे, बल्कि हम ये करते हैं कि हम आर्मी चीफ और चेयरमैन दोनों का ओहदा एक वक्त में आपके पास रहेगा ताकि आपको ये परेशानी ना रहे। ये उन्होंने काम किया, लेकिन जब वो गए श्रीलंका तो पीछे उन्होंने ज़िया साहब को कहा कि तुम चीफ हो और कहा इनका जहाज उतरने दो। तो इससे झगड़ा शुरू हो गया। बस आगे कहानियाँ सबको पता है। जहाज उतरते हुए आप भी मौजूद थे सिंध में, तो क्या मैं तो अपने घर में गवर्नरी से हटकर घर बैठे हुए थे? ये घर नहीं बना, ख़याबान बागबान में बैठे हुआ था। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जब जा रहे थे श्रीलंका तो उनका टेलीफोन मुझे आया कि मैं और मेरी बीवी जो हैं आए हुए हैं, तो आप आके मिले। मैं कहा जी मैं तो अभी गोल्फ कोर्स से पसीने में आ रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि आप आधे एक घंटे में एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो मेरा आना तो मुश्किल होगा, वापसी पे मिलने। कहता ठीक है, वापसी पे फिर जब मैं 4 दिन बाद आऊँगा तो आपके घर खाने पे आ जाऊँगा, मैं और मेरी बीवी। तो मैंने कहा मैं किसी और दोस्तों को बुलाऊँगा? नहीं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, बस हम आपस में गप लगाएंगे। तो हमारी बेगम साहब ने उनके लिए खाना तैयार किया था। उसी दिन ये वाक़या पेश आ गया। तो उस वाक़े पे तो अफसोस होना चाहिए, आप बड़े कह के भी मार रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह मार रहा हूँ कि मेरी बेगम साहब कह लें कि मैंने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी मछली और खाना बनाया था और ये नवाज शरीफ को और इसका झगड़ा आज ही शुरू होना था कि तो मेरी सारी मेहनत मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। इस पे असर हो गई, बात याद आ गई है। मैं कहा बेगम साहब यह कौमी मसले हैं, आपको सारी मछली की पड़ी हुई है इसकी। तो ये है सिलसिला, इस वजह से ये काम शुरू हुआ, इस वजह से ये फिर बदएतमादी तो चल रही थी, लेकिन ये जो है कि जहाज़ न उतरने दो और दूसरे आदमी को उनकी गैर मौजूदगी में खिलाफ तरीक़ा, खिलाफ कानून, खिलाफ मामूल रैंक लगाओ। पर मुशर्रफ समेत मुख्तलिफ ज़ियालक से लेके सब ने नवाज शरीफ को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और कंट्रीब्यूशन है नवाज शरीफ को बनाने। उनका हमेशा फ़ौज के साथ टकराव करने का क्या असबाब है? बेसिक असबाब ये कि वो चाहते हैं सारे अदारे जो है ना वो उनके ताबे हो जाएं, असूल, कानून, रवायात, रूल्स, रेगुलेशन को छोड़ें और वो उनके ताबे रहें, बेसिक पर्सनल लॉयल्टी दें। ये मसला है। गवर्नर सिंध के दौरान उन्होंने कोई आप पे दबाव किया कि आप नून लीग में शामिल, मुस्लिम लीग में शामिल रहें, जहाँ आपको मुस्लिम लीग का ही समझा जाता था और उस मुस्लिम लीग का कहा जाता था? आपने कहा कि सियासत से आपका कोई तलब नहीं, मगर वो कहते थे कि जी आप मुस्लिम लीग में उस दौरान, तो क्या ऐसा था? उसमें ये कभी कभी ऐसा होता था, जब आते थे मैं जाके एयरपोर्ट पर रिसीव करता था तो उनको किसी पोलिटिकल फंक्शन पर जाना होता था तो मैं उनसे माजरत करता था। मैं कहता मैं तो नॉन पोलिटिकल आदमी, मेरे तो कोई काम नहीं है, तो मैं गवर्नर हाउस चला जाता हूँ वापस। अक्सर मुझे माफ़ कर देते। एक दफ़ा MQM के कोई कौन सा खलक वो था, उनकी NGO का था, तो वहाँ ले गए थे, अदरवाइज़ मैं नहीं जाता था सियासी। कभी कभी जाना पड़ जाता था लेकिन मैं अवॉइड करता था। दूसरी बात यह है, एक दो उन्होंने मुझसे कहा कि जनरल साहब आपके बारे में बाकी तो अच्छा काम कर रहे हैं आप, स्पेशली जब गवर्नर रूल लग गया था, लेकिन लोग कहते हैं कि आपका झुकाव पीपल पार्टी की तरफ है।
और आप उनके अफसरों को जो पीपल पार्टी के ज़्यादा नज़दीक हैं उनको आप बहुत इम्पोर्टेंट पोस्टों पर लगा रहे हैं। मैं सर मैं क्यों लगाऊंगा? देखिए बात यह है कि यहाँ सिंध में अगर लेटेस्ट से कि 15,000 अफसर हैं बड़े रैंक के, तो वो पीपल पार्टी के दौर में भी अफसर भी पॉलिटिकल होते हैं क्या? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और उन्होंने अपने गुरुबंदी बना के बैठते होते हैं, पर्सनल लॉयल्टी दी होती है, पर्सनल सर्विस की होती है, उनके लिए गलत काम किए होते हैं, खिलाफ कानून काम किए होते हैं। तो जब ऐसे सारे इदारों में है या सिर्फ अफसरों में? नहीं, फौज समेत बाकी सारे इदारों में? पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा है, फौज में नहीं है। नहीं है, थोड़े बहुत होंगे। फौज में कोई ज़्यादा इंटरेक्शन ही नहीं है ना लोगों के साथ, पॉलिटिकल एक्शन के साथ, ना ज़्यादा पब्लिक के साथ बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सनल लॉयल्टी की वजह से सब कुछ होता था। मैंने कहा जी मैं क्यों उनका किस लिए करूँगा? अब जिस अफसर ने पीपल पार्टी के ज़माने नौकरी की है तो अब वो चली गई, तो ज़ाहिर वही अफसर हैं, वो आपके साथ ही मतलब डीसी लगेंगे, एसपी लगेंगे। एक दिन फिर कहने लगे इलाही बख्शोर ने मुझसे कहा कि जनरल साहब पीपल पार्टी का झुकाव रखते हैं। मैं कहा जी किस तरह, कोई मिसाल दे दें कि क्या मैंने किया है। तो उन्होंने 3-4 नाम दिए कि ये इरिगेशन का आदमी है, तो ये फलाने का आदमी है, तो इसकी पोस्टिंग ये पीपल पार्टी का बड़ा नज़दीक है, इसकी जनरल साहब ने पोस्टिंग की है। चीफ सेक्रेटरी बैठे हुआ था। मैंने कहा मैं खाली सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डीआईजीज, एसपीज और डीसीज और इसकी पोस्टिंग मैं करता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हैं। बाकी एजुकेशन, इरिगेशन, हेल्थ वेल्थ मेन्यू ये चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, ये सही नहीं है। और मैं क्यों करूँगा भाई, किस लिए करूँगा? मतलब इस किस्म का लोगों का रहता है। या कह जाते कि हुकूमत हटाकर आप चीफ एग्जीक्यूटिव बने और गौसली शाह एडवाइज़र बन गए, तो क्या ये फैसला सही था कि एक जमहूरी हुकूमत को हटा के आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए? देखिए मुझसे नवाज शरीफ साहब ने पूछा जब लियाकत जतोई साहब की हुकूमत थी, कहने के हालात बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत प्रेशर है मुझ पर, यहाँ हालात MQM की तरफ से बड़े बुरी बंदलाशें मिल रही हैं और भत्ते हैं और बड़ा लोग परेशान हैं, बिजनेस वाले बहुत परेशान हैं। तो जनरल साहब अगर मैं गवर्नर रूल लगा दूं तो आपके हकीम शहीद का मर्डर हो गया है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का हालात और बिगड़ गए हैं, तो अगर मैं गवर्नर रूल लगा दूं तो आपके ख्याल से बेहतरी हालात में आ जाएगी? मैं कहा जी मैं तो इसकी गारंटी नहीं दे सकता और ना मैं आपसे कह रहा हूँ गवर्नर रूल लगाएं। लेकिन उन्होंने चंद दिन बाद फिर लगा दिया गवर्नर रूल, सारी पावर्स मुझे दे दी 8.5 महीने, और मैंने अपने तय कोशिश की। मैंने इसमें नवाज शरीफ की अना समझेंगे आप? नहीं, अना नहीं समझूंगा, हालात बाकी बहुत ख़राब थे सर। इतनी हुकूमत होते हुए भी MQM के सारे मुतालबात माने जाते थे, फिर भी बोरी बंदलाशें, वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मसला था ना, यही तो मसला था। क्यों करते थे? जब आपके साथ बैठते भी थे, हुकूमत के साथ बैठे होते थे, तो सब कुछ क्या हो रहा था? अरे साहब, ताकि खौफ की फ़ज़ा कायम रहे, धांधली के कायम रहे। उसमें ज़्यादातर कसूर पूरी पार्टी का तो नहीं होगा, किन लोगों का था ज़्यादातर? कोई पहचान हुई? पहचान सबको पता है यार, किसको नहीं पता होगा? इंटेलिजेंस को ही पता है, बाकी लोगों को भी पता है कि कहाँ के लंदन से ऑर्डर आते हैं, कौन रिसीव करता है, कौन ये काम करता है, कौन पैसे भेजता है, सारी बातें सबको पता है, किसको नहीं पता? खुल की क्यों नहीं बात करते इस पर आज तक? सही लोग सब करते हैं बात, सबको पता है सब बातें, कौन सी छुपी हुई बातें? और कोई बातें कौन सी छुपी हैं? एक आदमी अगर कोई रह रहा है अपना कहीं पर दस्तगीर में और अचानक वो बंगले और गाड़ियाँ और पैसे और दुबई, तो क्या आंखें नहीं है लोगों की? सर क्या आप समझते हैं कि जो लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में सियासत को धंधा करके सियासत करते रहे, क्या वही लोग इस मुल्क के अंदर काबिज़ होकर सारी तरक्की उनके लिए है? बाकी अवाम जो 18-20 करोड़ अवाम है वो वही उनके लिए कमाती है? क्या आप यही समझते हैं? आपकी सोच में ऐसा कुछ आ रहा है? सियासत इबादत है और सियासत लोगों के साथ इंसाफ है, उनकी खिदमत है। और कोई अगर मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा, आवाम की नहीं कर रहा, खाली अपनी और अपने कुनबे ख़ानदान की कर रहा है, तो सियासत नहीं है, ये खबासत है, ख़राब है। वो ऐसा अब गवर्नर रूल में मैंने अपनी तरफ से सिंध के हालात बेहतर बनाने की कोशिश की, मजबूती के साथ। वाबड़े के साथ झगड़ा था बिलिंग का, वो 5 अरब रुपये मांगते थे, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं आपके बिलिंग से मुत्तफिक नहीं हूँ, आई विल नॉट गिव यू। फिर मुझे वो फौजी फाउंडेशन वाले कहने लगे हमको नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मोटरवे, ये सुपर हाईवे को मोटरवे बनाओ और आप हमको इतने 1000 एकड़ ज़मीन सुरजानी टाउन में दें
और इतने ज़्यादा एकड़ जामशोरों की तरफ दें। मैंने किस लिए दें भाई, कि हम इसको बेचेंगे वहाँ प्लॉट से और पैसे रेज करेंगे और सड़क को अपग्रेड करेंगे और वहाँ टोल टैक्स भी कल से हम लेंगे। जनरल मकबूल साहब थे एमडी फौजी फाउंडेशन। मैं कहा यार ये मायदा आपने वहाँ बैठ के इस्लामाबाद में किया है, हमसे सिंध वालों से पूछा, ये तो सिंध की ज़मीन है। मैं कहा मैं जब आप मेरे दोस्त हैं, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी आपको। तो ज़मीन की सर आप बात कर रहे हैं कि अक्सर ज़मीनों पे ही फटा रहा है। कच्चे की ज़मीनें मुख्तलिफ डाकू वहाँ पे लोगों के मार के अगवा करके कब्जा कर लेते हैं। तो लोगों ने बात की हुई है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे सिंध में बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारे इदारों के लोग, अफसरशाही और सब जाके अपनी ज़मीन लेते हैं और बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम दहशतगर्दी करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई। क्या ये पूरी माफिया थी जो यहाँ पे आग घेराव करती रही, सारी बिल्डिंगें बन गई? इसके पीछे कौन था? मैं तो आपसे कह रहा हूँ, कराची शहर पत्थरों और लोहे का सरिया कैसे बनता गया? मैं तो बताया था सिंध में रहा हूँ, डाकुओं के पीछे भी फिरे हैं सक्खर बैठकर, और कच्चे में भी फिरा हूँ पैदल, डाकुओं के पीछे भी गया हूँ, कई कई मील भागा हूँ। चांडियो जिसने 250 आदमी कत्ल किए थे तिलक चाड़ी में, उसको मैंने ज़ख्मी करके गिरफ्तार किया था अपने साथी के साथ। तो मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ। कच्चे में ज़मीनें बेचता है जो लोगों को उन्हें दी हुई हैं, ज़ाहिर है ज़ाहिर जो बाहैसियत लोग हैं, सियासत से ज़्यादा कनेक्टेड है, उनको, गरीबों को तो नहीं दी गई। वहाँ बेहतरीन काश्त हो रही है, तो वहाँ डाकू वाकू भी बैठे रहते हैं। और ये डाकू जो है, जब तक कोई उनकी सरपरस्ती ना करे, डाकू पनप नहीं सकते, रह नहीं सकते। सरपरस्ती के साथ चल रहे हैं। सर आप वज़ीर दाखिला भी रहे और वज़ीर दाखिला के दौरान डाकू और स्ट्रीट क्राइम और बहुत दहशतगर्दों का सफाया करने में बड़ा अपने अहम किरदार अदा किया। खास करके कालदम तंजीमें या अस्कृत पसंद तंजीमों के लिए आपने बड़ा उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया और उसके बदले में आपको भी भाई अपना कुर्बान करना पड़ा। आपके भाई उन्हीं दहशतगर्दों ने शहीद किया। घर में आपको एक लाश मिली उस बदले में। तो क्या दहशतगर्द होती कहाँ से आती है और इतनी ताकत हो जाती है कि वज़ीर दाखिला जो आप अपने वक्त के शायद ताकतवर तरीन परवेज़ मुशर्रफ के काबीना के वज़ीर थे, तो उसके बावजूद भी ये सब आपको भी बर्दाश्त करना पड़ा, दुख भी सहना पड़ा? देखिए बात यह है कि 3 साल में वज़ीर दाखिला रहा, उस ज़माने में 9/11 शुरू हो गया, वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो गए मजहबी जमातों की तरफ से कि हमने क्यों साथ दिया अमेरिका का अपने मुसलमान बरादर अफ़गानिस्तान मुल्क के ख़िलाफ़। तो वो इस किस्म के मैं कामों में फंसा रहता था। लेकिन साथ साथ मैंने कैबिनेट को बताया कि मुल्क में जो फ़िरका वारिया शिया सुन्नी का फ़साद है, ये बड़ा अफसोसनाक है, इससे मुल्क को बेइंतहा नुकसान पहुँच रहा है और ये ख़त्म होने में नहीं आता। और शिया सुन्नी बाकी बहुत सारे ममालिक में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा चल रहा है। को बने हुए हैं, कोई लश्कर जंगवी, कोई सिपाही साहबा, कोई इमामिया, कोई फलाना। मैंने कहा इनको खिलाफ कानून करार दें, खिलाफ कानून करार दें, इनके दफ्तर बंद कराएं। ये मैंने कैबिनेट से मंजूरी ली, लॉ पास करा के 600 दफ्तर मैंने बंद कराए थे सिपाही साहब लश्कर जंगवी के, सारों का लिटरेचर निकालू। मैंने कहा नो चंदा मस्जिद के बाहर जो लेके खड़े होते हैं क्लास का और चंदा मांगते हैं, उनको किया। 3 दफ़ा मैं मुल्ला उमर से मिलने गया अफ़गानिस्तान। मैंने कहा वो रियाज बिस्रा जो एक दहशत की अलामत था और ज़्यादातर तंजीमें ज़ालक के तौर में बनी, उसने जानबूझ को तो ये नहीं कहा होगा, लेकिन वो जो था सऊदी अरब के बहुत ज़ेर असर थे और वो एक सुन्नी अपना मसलक के मुल्क है, वो शियाओं के ख़िलाफ़ है। ईरान से उनको ज़माने में कंपटीशन चलता था, उन्होंने बोला इनको ना पनपने देना, तो ये खड़ी हो गई तंजीमें। इनको मेरे ख्याल में कोई ना कोई सपोर्ट तो मिलती हो। किस तरह इस तरह एक तंजीम इतना फल फूल सकती है कि सारे पूरे मुल्क में दफ्तर बन जाए और लिटरेचर हो जाए और चंदे जमा हो रहे हैं। और तो मैंने रियाज बिस्रा को भी पकड़ लिया, मैंने उनका कैंप भी बंद कराया, मैंने खिलाफ कानून भी करार दिलाया। मैं सुन्नी हूँ, लेकिन ये लश्कर जंगवी वाले जो सुन्नी हैं वो मेरे दुश्मन हो गए। और मैं फातमीन फाउंडेशन का आपको पता है चेयरमैन हूँ, अभी भी हैं। मैं हाँ अभी भी हूँ। मैंने इंटीरियर मिनिस्ट्री के बाद फैसला किया कि नो सियासत। मुझे MQM ने भी कहा कि सेनेटर बनाते हैं, मुझे नवाज शरीफ ने बुलाया सदर बनाते हैं सिंध का नून लीग का।
मुझे जरदारी साहब ने भी इनवाइट किया डॉक्टर आसिम के थ्रू, लेकिन मैंने कहा कि नो सियासत, ओनली खिदमत। तो खिदमत हेल्थ एजुकेशन में कर रहे हैं। तो फातमीद फाउंडेशन में मैं जब चला गया इंटरमीडिएट, तो मेरे भाई के दोनों बच्चे थैलेसीमिक थे, वो वहाँ सोशल वर्कर था, ना लेने में ना देने में ना किसी सियासत में। मुझे सज़ा देने के लिए वो 10 साढ़े 10 बजे काम करके निकल रहे थे, गोली मार दी लश्कर जानवी के लोगों ने। मुझे पता ही नहीं, मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ। अब मुझे कोई कह रहा है जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब अपने भाई की हिफाजत नहीं कर सकते, और भाई मैं बाकी लोगों की तरह, मैंने कहा 4 मोबाइलें अपने हर भाई को दी हुई हैं, उसके घर पे कोई पुलिस छोड़ी हुई है। एक रोज़ जो मुझे बाद में पता चला, मेरी बीवी ने नहीं बताया, इस घर में रहे थे, इस ज़माने में गेट पे गार्ड वार्ड नहीं था। कोई आदमी आया, एक बोरी ले आया, वो नहीं होती ये इमली की गुठलियाँ जिस पे वो कुल पढ़ते कुल वल्लाह और किसी के इंतकाल पे, वो दे गया गेट पे। उन्होंने पूछा भाई किस लिए है? यहाँ तो कोई किसी का इंतकाल नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरे बेटी के पीछे पड़ गए थे भाई को मारने के बाद, मेरे पीछे भी पड़े रहे, मुझ पर अटैम्प्ट भी हुआ था। तो मैं तो इस नतीजे पहुँचा हूँ कि अगर आप हक़ की आवाज़ बुलंद करें और आप मुल्क के बहुत मोहब्बत रखते हो, आवाम से मोहब्बत रखते हो, उनकी भलाई के लिए काम करना चाहें, तो ऐसे लोग हैं वो आपकी जान के दुश्मन हो जाते हैं, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं इसको भी जहाद ही समझता हूँ। आपके सामने नवाज शरीफ बरदरान की डील हुई परवेज़ मुशर्रफ के साथ, इस डील का ज़ामिन कौन था? कोई मेरे ख्याल में कोई ज़ामिन वामिन खास सऊदी अरब वाले थे, क्योंकि आपके सामने सारे मामला होते रहे। नहीं, आपको हैरानी होगी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को मैंने कहा भी, मुझे रात को टेलीफोन आता है कि भाई वो 2 जहाज़ आ गए वहाँ सऊदी अरब से, और नवाज शरीफ की फैमिली का, शहबाज शरीफ इनके सामान लोड हो रहा है, और हम शहबाज शरीफ को लाडी जेल से ला रहे हैं, तो उससे अटक जेल से ला रहे हैं नवाज शरीफ को। मैं कह सर वो किस लिए? कहते हैं ये जा रहे हैं सऊदी अरब। मैंने कहा है इतना बड़ा फैसला, ये तो आपने ना कैबिनेट में डिस्कस किया ना किसी को बताया, कि आप GHQ में मतलब डिस्कस कर रहे हैं। ये पता चला GHQ में भी नहीं करते, अपनी ज़्यादा चलाते थे। बस उन्होंने ये फैसला किया अपनी तरफ से जो भी होगा। तो उन्होंने सुबह नेक्स्ट डे कैबिनेट मीटिंग बुला ली। तो लोगों ने उनको बहुत कहा कि अभी तो आप कहते हाईजैकर है, ये बड़ा दुश्मन है, अभी इसको आप भेज रहे हैं, और हम कैबिनेट में बैठे हैं, आप हमसे भी डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते, हम किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? मैं हैरान हुआ। किसने कहा ये रज़ाक दाऊद साहब ने भी कहा, ये आतिया अफजल ने भी कहा, ये मैंने भी कहा। आपने कहा? 3 लोगों ने आवाज़ उठाई। हाँ, चौथा और भी कोई होगा। मैंने भी कहा। उस पर क्या, मैंने आपको तो बता दिया था रात को। मैं कहा आपने तो मुझसे ये कहा था कि गवर्नर बलूचिस्तान को और गवर्नर सिंध को आप ये इन्फॉर्म कर दें, आपने मुझसे कोई कंसल्ट तो नहीं किया मैं करूँ ना करूँ। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा उनको बताओ तुम। मैं कहा आपने तो इन्फॉर्म करने के लिए, यू डिडंट कंसल्ट। मतलब मुझे लोगों के सामने मैं वो ये फील लगा था कि मेरे साथ बैठ के कोई ऐसे फैसलों में मैं शामिल होता हूँ इस किस्म के। तो जो गलत फैसला होता है मैं हमेशा उनको मैं अच्छी एडवाइस करता था। परवेज़ मुशर्रफ को अपने फैसलों पे कोई पछतावा हुआ, या आप उनके फैसलों में रहे कि आपको कभी उन चीज़ों पे कोई पछतावा हुआ? तो देखिए आप क्यों साथ रहे? बात ये है कि गवर्नरी से हटा हुआ था, इंटीरियर मिनिस्टर नहीं बना था, कारगिल शुरू हो गया। मैंने टीवी पर भी कहा, उनको ज़ाती तौर पे भी कहा कि ये गलत काम हुआ है, ज़रूरत नहीं थी इसकी। तो कोई गलत काम कर, या लाल मस्जिद मेरे जाने के 3-4 साल बाद हुआ, 2006 में हुआ, मैं तो 2002 में निकल आया था। मैं क्या उसकी ज़रूरत नहीं थी, गैर ज़रूरी थे? गैर ज़रूरी था, करना भी था। पुलिस का वाक़या, पुलिस वालों को बोलते, वो उनको आता है तरीका कि किस तरीके से हथियार भी निकलवा लें, और वो मुल्ला साहब को भी डाउन जो बहुत शोर करें बैठा दें, उनको ये सब तरीके AC मेसी को आते हैं, इतना लेवल रेस करने की, फ़ौज बुलाने की, कमांडो बुलाने की। उस दिन से लोग फ़ौज के दुश्मन हो गए, खिलाफ हो गए, फ़ौज पे हमले शुरू हो गए। तो मतलब मैं जब तक रहा उनको बहुत मैं मजबूत एडवाइस देता था। एक दिन मुझे कहने लगे यार कि वो बहुत लोग जाके वो बड़े शरीफ साहब जिंदा थे वाले साहब को मिल रहे हैं, और सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल है, रायवन बहुत बड़े इलाका है, तो मैं इनकी जो प्रॉपर्टी है मॉडल टाउन साफ़ करा के उनको वहाँ शिफ्ट कराऊँ। मैं कहा मत कराइएगा, बड़े आदमी हैं, हार्ट का मरीज़ है, क्यों डिसलोकेट करते हैं, कुछ हो जाए तो आप पे आएगा। हमेशा उनको सही एडवाइस दी, चाहे उनको पसंद आए या ना आए। तो भुट्टी के मैटर पे कभी आवाज़ उठाई आपने? भुट्टी का भी अननेसेसरी था,
गलत था, आप मानते हैं इस बात? गलत था। मैंने एक दफ़ा उन्होंने बयान दे दिया कि ये कोई 1973 नहीं है, अब ऐसी चीज़ उनको आके हिट करी, उनको पता भी नहीं चलेगा उनके साथ क्या हो गया है। मैंने कहा सर ये क्या बयान दे दिया आपने? फिर एक दिन कह लेंगे मैं नहीं मानता ये सरदार वरदार को, भक्ति को, फलाने को। मैंने कहा सर क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? मैं पता नहीं था कि नहीं था इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि मिलता रहता था। मैंने कहा आप आर्मी चीफ हैं, कौम आपको आर्मी चीफ मान रही है, ये आप किसे बहुत पहले 46 में इसके सर पे पगड़ी रखी गई है, इसका पूरा कबीला इसको भक्ति सरदार मान रहा है, इसको सब लोगों ने माना कि हाँ ये कबीले का सरदार है। आप क्या बोलते हैं कि मैं नहीं मानता? आपको को बोले मैं आपको चीफ नहीं मानता, फिर कैसा लगेगा आपको? मैं इनको बहुत साफ कड़े अल्फाज में भी ये सब बातें बताता। फिर बेनज़ीर भुट्टो का भी मर्डर होता है, वो भी उंगलियां परे मशरक़ उठती हैं, उस पर क्या कहते थे वो, आपने क्या समझा उसको? मतलब वो तो यही कहते थे कि ये आपको पता है, वो कहते बेनिफिशियरी कौन है इसका, जिसको फ़ायदा पहुंचा, वो किसी और की तरफ उंगली कर देते थे। आप क्या समझते कभी तालिबान की तरफ वो सही कहते थे या गलत? नहीं, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते कि बेनज़ीर की उसमें नहीं। वो मतलब कौन सी क़ुव्वतें होंगी? हैं? कौन सी क़ुव्वतें हो सकती हैं? मतलब इंटरनेशनल क़ुव्वतें भी हो सकती हैं, और कहते हैं कि वो कोई टेररिस्ट जो थे अफ़गानिस्तान के थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस किस्म का काम नहीं कराएंगे परवेज़ मुशर्रफ। आप सिंध में देखिए बेनज़ीर साहबा बहुत काबिल हमारे लीडर थी, और मैंने तो कई दफ़ा उनके साथ तकरीर सुनी उनकी GHQ में एज जर्नल खाने वाने पे। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा थी, बड़ा दुख हुआ हमें उनके जाने का। इट वॉज ए ग्रेट ट्रेजिडी। सिंध में सर आप गवर्नर रहे, कौन से फैसले आपके लिए मुश्किल रहे? एक फैसला था कि 262 बिल्डिंगें हैं जो खिलाफ कानून बनी है या ठीक नहीं है, उनको गिराया जाए। अब इतनी बिल्डिंगें जिस तरह कहाँ से गिरा दें भाई। एक कमेटी मैंने बिठाई, हारून साहब थे, बड़े अच्छे कमिश्नर, मैं उनको जानता था जैकबाद से, हाजी साहब नेक आदमी थे। मैं कहा जिस किसी की बुनियाद पड़ी है 8 स्टोरी की और वो 16 स्टोरियाँ बना दी हैं, वो तो गिरानी चाहिए, क्योंकि कल को वैसे गिरेगी तो लोग मरेंगे। लेकिन अदरवाइज़ किसी ने अंकरोच कर लिया है या ज़मीन जो थी वो गड़बड़ वाली थी, उसके हम कंपनसेशन ले लेंगे, पैसे ले लेंगे, लेकिन गिराएंगे नहीं, नुकसान होगा लोगों का। इस तरह करके फ़ैसला कराया। इस तरह सरकारी ज़मीनें थीं कि किसी ने सरकारी ज़मीन अलॉट करा ली सस्ती, दूसरे को बेची, तीसरे को बेची। अब जिसके पास है कागज़ बोलते हैं कि तुम इसके पैसे दे दो। उसने बोला जी मैंने तो इस मार्केट रेट पे लिए, उसका फ़ैसला कराया। सब्ज़ी मंडी का फ़ैसला कराया कि यहाँ से निकले और चले बाहर चलें। वहाँ पर उनका जी बैंक नहीं है, बिजली नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, फलाना का, सब जाके वहाँ खड़े होकर मीटिंग की, वहाँ पे फैसले किए, 1 महीना दिया, शिफ्ट किया। ये जो सड़क मिलाते हैं आपके नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से, मैंने कहा ये IT पार्क और IT का एरिया अभी तक नहीं बन पाया। इसका नाम एजुकेशन सिटी है, यहाँ कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं बनेगी। आज तक ये फैसला कायम है। वहाँ ज़ियादुन मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बन रही है, सर सैयद यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बन रही है, वहाँ काफ़ी लोग बिल्डिंगें अपनी एजुकेशन की IT की बना रहे हैं। वहाँ कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं बनी। ये ऑर्डर आज तक कायम है। सिंध के गवर्नर के दौरान और चीफ एग्जीक्यूटिव दौरान सिंध की दी और शहरी आबादी को आपने एक आँख से देखा या दोनों आँखों से? देखिए मेरे सिंध में आज भी बहुत लोग से शाम दुआ है, और ख़ाली बड़े लोगों से नहीं, वो तो है ही। जितने भी लोगों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया है, सक्खर में किया है, MRT मूवमेंट में, या मैंने लाड़कान जगह शिकारपुर के, उन सबसे दोस्तियाँ, निसार खोड़ो हो गए, नाइबर सुमरो हो गए, सबसे कायम है। क्यों? इंसाफ से काम किया। दूसरी बात, बहुत से आवाम से दोस्ती कायम है। कोई स्कूल टीचर है, वो हमारा दोस्त है, यहाँ आता है, चाय पीता है, बैठता है। मेरे दिमाग में ना कोई शिया है, ना सुन्नी है, ना सिंधी है, ना पंजाबी है, ना पठान है, ना कुछ है। सब अल्लाह की मखलूक है, और उनकी खिदमत हम पे लाजिम है जो ज़रूरतमंद है। यानी मुझे एक गवर्नरी के ज़माने में आम के तोहफे कम आते थे, आजकल ज़्यादा आते हैं। कायम अली शाह साहब भी सब मोहब्बतें करते हैं। आपने कहा सिंध के साथ मोहब्बतें हैं। मेरी मोहब्बत सिंध के साथ, मैं लॉयल हूँ सिंध के साथ। मगर ये हुआ क्या है कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उर्दू स्पीकिंग बोलने वाला ही सिर्फ
गवर्नर बनेगा, मगर काफ़ी अरसे से सिर्फ सिंध में गवर्नर उर्दू स्पीकिंग वाला ही लगाया जाता है। अगर सिर्फ उर्दू स्पीकिंग लगाना है तो फिर कराची का ही क्यों, हैदराबाद, लाड़काना, सांगड़, टंडवातम, दादू और खैरपुर या सखर से या मीरपुर खास से क्यों उर्दू स्पीकिंग वाला नहीं रह जाता, सिर्फ कराची का ही क्यों? ये क्या तहज़्ज़ुब परस्ती है या कोई सिस्टमिक ये कोई कहानी है? देखिए, बात यह है कि रिटन राइटिंग में तो नहीं है, लेकिन ये राइटिंग में है। कहीं भी नहीं है ऐसा। राइटिंग में ये है कि बलूचिस्तान का जो गवर्नर होगा, अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो पश्तून है तो गवर्नर बलूची होगा, और अगर वो या वाइस वर्सा, दोनों में से एक पार्लियामेंट, क्योंकि दो बड़े वहाँ पर हैं। इस तरह सिंध के अंदर भी सिंधी भी है, और केपी के में ऐसा नहीं है। नहीं, सिंधी में भी है, ऐसे भी है। दूसरा, पहले गवर्नर का असूल ये था कि सूबे का अपना गवर्नर नहीं लगाया जाएगा। वो लोग सिफारिशें करेंगे, तंग करेंगे, वास्तेदारी देंगे कि तुमने यहीं सेटल होना है, हमारे गलत काम भी करो, प्रेशर में आएगा। तो पहले एक ही असूल चलता था बहुत साल, इसलिए रहमान गुल को भेजा, फौजियों को भेजा, उसको भेजा। फिर ये असूल बन गया, यहाँ पर भी ये असूल बन गया कि वो उर्दू स्पीकिंग होगा। तो उर्दू स्पीकिंग फिर जो है वो ले लेते हैं। उर्दू और सिंधी बोलने वाले की जो आबादी है, इनके आपस में समाजी राब्ते के लिए किस तरह आपने काम किया, जाए अब तक क्या कर पाए? मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की थी, सिंध कल्चरल एजुकेशन और फलाना, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की। उसमें आधे जो से ज़्यादा सिंधी रखे और बाकी दूसरी ज़बान बोलने वाले। और उस ज़माने के जो मशहूर इंटेलेक्चुअल थे, बलोच साहब थे मशहूर, जिन्होंने बड़ी किताबें लिखी, पूरे नाम देखे दिमाग से निकल, नबी बख्श बलोच, डॉक्टर नबी बख्श बलोच। वो मेरे साथ बहुत सलाम दुआ थी उनकी। इस तरह बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल रखे, इधर से भी रखे। और जो कल्चरल एफिनिटीज़ हैं और हम में जो मोहब्बत प्यार रहा है कि सिंध ने अपने दरवाजे महाजरों के लिए खोले, अपने पास आबाद किया, उनके साथ अच्छा सलूक किया, उनके साथ नौकरियां दी, इलाही बश कॉलोनी बनाई तो फलाना हुआ। तो बीच में जो हालात बिगड़ गए, कुछ तो हमारी गलतियों की वजह से मैंने आपसे बयान की, जो बिगड़े नाइंसाफ़ियों से, और कुछ इसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, साजिश चली आ रही है, बहुत बड़ा हाथ है। कराची चूँकि एक मजबूत शहर है जो इकॉनमी के लिहाज से, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, जनरल वहीद ने एक दिन बताया, एक मशहूर इंडियन एम्बेसडर था, वो उनके पास आया, उन्होंने कहा, जनरल साहब, के इज़ फॉर कश्मीर एंड के इज़ फॉर कराची। हमको वहाँ तंग करोगे तो हम आपको यहाँ, हमारे भी स्लीपिंग सेल है, हमारे लोग भी यहाँ कत्ल गारत कराएंगे। आपको पता है वो जो बलोच को जो आया था, जो पकड़ा गया जासूस वहाँ कलभूषण, उसका बलूचिस्तान में टास्क था, कराची में टास्क था। जो आजकल लोग इसको मार जाते हैं, उसको मार जाते हैं, पता नहीं चलता कौन किसको मार रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के कोई लोग कर रहे हैं, लोग तो हमारे इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब कि दुश्मन तो लगा रहता है। मोइनुद्दीन हैदर ने ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया? पाया है। और खोने में आप कहेंगे तो मेरी बीवी, जो मेरा बहुत बड़ा असासा थी और मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो आज से 14-15 साल पहले चली गई अल्लाह मियाँ के पास। तो ये खोया है। एक ही शादी की, एक ही शादी की, दूसरी का सत नहीं अगर रही। सिंधी का सही मानों में सिंध में रहते हुए सिंधी लोगों की बात सुनते तो 4-5 तो कर चुके होते अभी तक क्यों नहीं? हसरत मौजूद है। नहीं, अभी हसरत क्या करनी। इश्क किया अब तो अल्लाह, हाँ, इश्क तो जवानी में जो ना करे इसका मतलब उसका दिल। कितने इश्क किए, कब किया? इश्क तो ख़ास कोई नहीं, मतलब कहना चाहिए वही जो इश्क किया तो वो शादी से पहले ही छोटा मोटा इश्क का नाम दिया जा सकता है उसको। किस तरह रोमांस किया आपने? रोमांस क्या किया है, 65 वॉर के बाद लोग बड़े फौजियों को ये टूथपेस्ट और साबुन और बिस्किट तोहफे भेजते थे। तो मैं छुट्टियों पर 65 के बाद आया तो मेरे एक दोस्त थे जो 6-7 स्कूल प्राइवेट चलाते थे। उन्होंने कहा, जी हमारे स्कूलों ने बड़ा सामान इकट्ठा किया है, ये तो आपने लेके जाना है। पहली दफ़ा मैं आया था 65 वॉर के बाद छुट्टी पर। तो वहाँ एक स्कूल की टीचर थी, वो MA कराची यूनिवर्सिटी की, पढ़ी लिखी, खुश शक्ल थी, तो वो पेश थी इसमें। तो उनसे फिर बाद में थोड़ी मुलाकातें, ख़तों किताबत रही। अगर टीचर थी वाला, टीचर से पहला? हाँ, शी वॉज टीचिंग देयर। तो शी केम, वो सामान जो इकट्ठा किया हुआ था ना वो दे। तो अगर आप इसको कह सकते हैं तो फिर खत लिखा आपने? खत लिखा? ख़त उन्होंने ज़्यादा लिखे, हमने भी लिखे।
आई और लव यू मिले भी जब भी हैं। आई लव यू लिखते रहे उसमें? नहीं नहीं, लव यू फिर क्या लिखते थे? नहीं, बस इधर उधर की बातें की, लव शब्द नहीं लिखा, ना भाभी को शादी पता की, चला ना इसका? शादी की बात। भाभी को पता चला इसका? नहीं, वो तो शादी से पहले की बात है ना भाभी सारी। को कभी बताया? बता दिया बड़े। भाभी को बताया था? हाँ बताया। फिर वो हंसती थी कभी, ताने बाने मारती थी? नहीं, तारे मारती थी। मारती थी। हाँ, कभी कभी कह देती थी कि आप पे कितनी लड़कियों ने इश्क मारा? आप पे कितनी आशिक हुई? मुझे तो अगर किसी ने मारा हो तो पता ही नहीं चला भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन ऑफर नहीं आई कोई? आती है, आती, अभी शादी की भी आती है, आती है, शादियों की भी आती हैं, उसकी भी आती हैं, और इस किस्म के लोग हैं, लेकिन उसको हम आगे फिर चलाते नहीं। अभी दिल नहीं चाहता कि दूसरी शादी करे? देखो ना, 14-15 साल गुजर गए। अभी नहीं चाहता फिर भी? बेटे ने भी कहा कर लो, बेटी ने भी कहा, लेकिन बस वक्त गुजर गया। आपके अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है अब। नहीं, आपको माशाल्लाह अभी भी जवान है, जैसे मैंने कहा कि अभी भी आप 41 हाँ, दिल के। अच्छा शेर अच्छा लगता है, अच्छा म्यूजिक कभी अच्छा लगता है। एक्टिंग करने का, गाने गाने का शौक हुआ? नेवर। वजह? क्योंकि हर बंदा नौजवान होता है एक्टर बनना, फिर बड़ा फिल्में देखता है, फिल्में देखने का शौक। फिल्में देखने का शौक था, फिल्में देखते थे। फिल्में अब किसकी ज़्यादा देखते थे? देखा 1.5 साल 2 साल 2.5 साल पड़े हुए फील्ड में, जंग शुरू नहीं हो रही है, जंग ख़त्म हो गई तो फिर भी पड़े हुए हैं। तो आसपास देखा तो कोटादा किशन में एक सनमा है बगैर छत का, वहाँ जो फिल्म लग रही है पंजाबी इतनी अच्छी भी नहीं गाने है। गाने का शौक भी नहीं हुआ? क्योंकि वो जंगों के दौरान तो वतन के सजीले जवान और बहुत सारे गाने चलते थे, इस तरह गाने का शौक नहीं था? खुद भी नहीं गाते थे? नहीं, खुद अपने आप को खुश करने के लिए कौन सा गाना गा लिए, गुनगुनाते हैं अक्सर? नहीं, अक्सर तो नहीं, लेकिन जिस तरह जो पसंद है, कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। इंसान को नेचर में रोना, हंसना और झूमना बड़ा अच्छा लगता है, वो नेचर में शामिल है। कब रोते हैं, कब हंसते हैं? ज़्यादातर हंसते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी अल्लाह के आगे जब हाथ फैलाते हैं और उसकी नेमतों का शुमार करते हैं तो आंखों में नमी आ जाती है कभी कभी। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके दोनों बेटे? एक नौमान है, दूसरा? किसी बच्चे को मैंने बाहर ऐसी पढ़ाई के लिए नहीं भेजा, किसी बच्चे को बाहर नौकरी नहीं करने के लिए भेजा, किसी बच्चे का या अपना कोई वीज़ा नहीं लगवाया, नेशनलिटी नहीं ली, अकाउंट बाहर नहीं खोला, कोई फ्लैट नहीं लिया। CDA का मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर इंचार्ज था, ना कोई फार्म हाउस है ना कुछ है। जब जाते हैं किसी काम से सीधा उससे बोलते भाई जगह दे देना, वो ना दें तो फौज से जगह ले लेते हैं। कितनी प्रॉपर्टी बनाई सर? प्रॉपर्टी एक तो ये घर बनाया है, तो वो प्लॉट मेरे पास 69 में मुझे अप्लाई किया, 71 में पड़े हुए हैं महाज पर जाने के लिए, जंग सर पे खड़ी है कि वो लेटर आता है आपको 2000 गज का प्लॉट अलॉट हो गया है। हमने कहा यार अल्लाह की ज़िंदगी बच गई। उसको बेचा है और ये घर खड़ा किया है। लोग समझते हैं फौजियों को मुफ्त घर मिलते हैं। हमारे पास अक्सर ये हुआ है कि बहुत सारे गवर्नर या हमारे फौज अफसर इदारों में बैठे हुए और CM गवर्नर बन के अरबों की प्रॉपर्टी बनाते हैं मुख्तलिफ इदारों पे। ये घर है मेरे पास, और आप और ये जो घर अपने गवर्नर के दौरान खास करके MDA का किस्सा, चौधरी तनवीर के वो था, आपका दोस्त था, तो उस वक्त जो बेल्टिंग हुई गगर पाटिक की, तो अक्सर मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि आपने उसको काफ़ी फेवर दी और फाइलें जो थी वो चेंज हुई, जो निकाले गए लोगों की कुरानदाजी सारी वो चेंज होती गई, उसकी क्या वजह? तो पता ही नहीं कि कौन सी फाइल चेंज हो गई, किसकी कुरानदाजी। MDA के दौरान जब आपके पास एयरफोर्स का था, उसके साथ कोई मायदा था? कुछ ठिका दिया गया? मेरा कोई चौधरी तनवीर को कोई ठिका दिया गया? आपका दोस्त था कौन? चौधरी तनवीर मेरे पास नैब में किसी केस में फंसा हुआ था, छापे पड़ रहे थे, तो किसी थर्ड दोस्त के थ्रू मेरे पास उसने कहा कि जी इसके पीछे लग गए हैं नैब वाले और फलाने वाले। ज़ाहिर नैब वाले ऐसे लोगों के पीछे लगते जो सही नहीं होगा। तो मुझे कहा, तो उस वक्त मैंने इसको ऊपर रिलीफ दिया, ख़त्म। ना मैं MDA के बारे में उसने मुझसे कभी कहा, न मैं जानता हूँ कि MDA क्या है और वहाँ क्या होता है, किसने फाइलें की। नेवर एवर मैंने उसको कोई फेवर किया है MDA का, मुझे पता ही नहीं। लेकिन एयरफोर्स के साथ भी उसने किया, उसके साथ भी झगड़ा हो गया, वो उनका काम जाने, उनका काम जाने। अक्सर हमारे मुल्क में पैसा कमाना, सियासत और इक़्तिदार में बैठे अहम ओहदों पे ईमान है और सब लोग फिर बाहर चले जाते हैं। आप बाहर भी नहीं गए, यहाँ मौजूद है अपने ही वतन में, कोई ऐसी हसरत रहेगी कि पैसा क्यों नहीं कमाया? आज लोगों की ठाट बाट या अशियाँ देख के कोई हसरत होती है? बिल्कुल नहीं होती। अफसोस होता है, अफसोस होता है कि क्यों अपने मुल्क को नोच के खा रहे हैं, क्यों मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहे हैं।
और आजकल मेरे मेन गुजारा पेंशन पर है। मुझे भी तकलीफ़ होती है जब बिजली का बिल ज़्यादा आता है, कि मैंने सोलर भी लगाया है, और पानी का जब टैंकर मंगाना पड़ता है 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद पर, तो उसका मुझे देखते हैं बिल तो थोड़ा होता है। तो कभी ये नहीं हुआ कि गाड़ी मेरी 17-18 साल पुरानी, ये गाड़ी जो देख रहे हैं कोई मेरे बेटे के ससुराल की, कोई किसकी, मेरी एक ही गाड़ी 18वां साल उस गाड़ी को जा रहा है। पुर्जे नहीं मिलते, शेरशाह से मंगा के डालते हैं। लेकिन मेरे कहा मुझे कोई हसरत नहीं है, ना इस बात पे हसरत है कि बचपन में मेरे बहुत सादगी से गुजरा, या गुर्बत में गुजरा, या मुश्किल में गुजरा, ना इस बात का गम है कि हम बाहर दुबई में बंगला नहीं तो फलाना नहीं तो ये नहीं। लोगों की जो हालत है, माशी इकनॉमी, लोगों के जो मसाइल हैं, उस पे देख के आप आखिरी पैगाम क्या देंगे? देखिए, मेरे तो अपने, मैंने आपको बहन भाइयों का जिक्र किया, वो बेचारे कोई दस्तगीर में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई 120 गज के घर में 3 पोर्शन में रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, किसी के पास बच्चे की स्कूल देने की फ़ीस नहीं है, किसी के पास फलाना नहीं है, किसी इलाज मुआवजे के मसले हैं जो हम मिल मिला के हल करते रहते हैं। तो मतलब ये है कि इंसान तंगी तुर्शी के साथ कर ले, कर्ज़ों में ना फंसे, हराम से जहाँ तक हो सके बचे इंसान, गलत कामों से, और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे जो हाकिम हैं और हमारे लीडर्स हैं और हमारे सियासतदान हैं, उनको पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत हो जाए, अवाम से सच्ची मोहब्बत हो जाए। पाकिस्तान की तमीर का जो जज्बा 1947 में था, वो अल्लाह उनके दिल में डाल दे, तो पाकिस्तान की हालत बहुत जल्दी बदल सकती है। मेरिट पे काम करें, सिफारिश कल्चर ख़त्म करें, करप्शन ख़त्म करें, तो क्यों नहीं पाकिस्तान उठ खड़ा होगा 4-5 साल में। आपको लगता है कि जल्दी हम खड़े हो जाएंगे? जो हालात हैं अल्लाह मियाँ करेगा, कब तक अपने बंदों को तकलीफ़ में देखेगा। जनाब मोहिउद्दीन हैदर के साथ आपने खरी बातें सुनी, देखी। मोहिउद्दीन हैदर ने मुसलसल बचपन से लेके मेहनत जदोजहद के साथ तालीम एक सरकारी स्कूल में हासिल की। लिख पढ़ कर जैसे बताया 1 रुपया जेब में रख के रावलपिंडी गए, एयरफोर्स के एक स्कूल में और हॉस्टल में रहे। वहाँ से फ़ौज में आए और 2 जंगें लड़ी और बड़े ताकतवर वफाकी वज़ीर दाखिला रहे, गवर्नर सिंध रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध रहे, कोर कमांडर और GHQ में बड़े आला ओहदों पे रहे। मगर उसके बावजूद भी उसने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। उनका भाई कत्ल कर दिया गया। बहुत सारे दहशतगर्दों का, डाकुओं का खात्मा करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। वो चाहे कच्चे के डाकू हो, पक्के के डाकू हो, स्ट्रीट क्राइम हो, सब पे उसने हमेशा आवाज़ उठाई। और फ़ौज के अंदर या बाकी इदारों के अंदर कहीं भी गलत हुआ तो उन्हें आज अपनी बातों में वाज़े तौर पे सच्ची बात की और खरी बात की कि वहाँ भी अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। मगर जहाँ तक उनकी आवाज़ सुनी गई या ना सुनी गई वो एक अलग सवाल है, मगर अपनी आवाज़ उठाते रहे। इंसानी खिदमत के साथ फ़ातिमीत के अंदर अपनी वेलफेयर की हवाले से इंसानी नेकी का काम कर ही रहे हैं और अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। वो अच्छा खेल भी खेलते हैं, अभी भी गोल्फ़ खेल रहे हैं और सगार भी शौक़ से पीते हैं और शायरी, मुशायरे, अदब और सकाफ़ती सरगर्मियों में अभी भी महफ़िल के मोर की तरह खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते कह के मारते हैं। उसने कहा कि उनको रोना कम और हंसना ज़्यादा आता है। अल्लाह उनको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हमारे साथ रखे और पाकिस्तान में ऐसे किरदारों के साथ, खरी बात के साथ आने वाले प्रोग्राम में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह वाहिद।